Hello kids, hope all of us are doing good. Now the topic for today is respiration in organisms, and the key elements that we will pick up today are respiration, breathing, human respiratory system, the mechanisms of breathing, how other animals breathe and respiration in plants. किसी भी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी चाहिए. क्यों चाहिए? बड़े सारे काम करने हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, भागना है, खेलना है और काम करने हैं, और जब वो नहीं करने, बॉडी रेस्ट में है या सिर्फ बैठी है या सो रही है या इवन जब काम कर रहे हैं, तो बड़े सारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं. इनके लिए भी एनर्जी चाहिए. अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये आती है उस खाने से जो हम या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं. अब इससे क्या होता है? जो खाना खाया वो मल्टी स्टेप प्रोसेस में ब्रेक डाउन होता है. इस खाने के ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज होती है. इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? वो प्रोसेस जिससे कि खाने के अंदर स्टोर की हुई एनर्जी रिलीज होती है. तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड के ज़रिए उस फूड की एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और उस एनर्जी से सारे काम होते हैं. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल से बने हैं. ये सेल्स जो हैं बड़े सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. अब इन सेल्स को एनर्जी चाहिए. ये एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से जब फूड ब्रेक डाउन होता है. अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसके अंदर क्या है? ग्लूकोज है. तो ये ग्लूकोज सारे बॉडी के सेल्स में अब्जॉर्ब होता है. अब ये ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और वाटर को रिलीज करता है. ये ऑक्सीजन यूजुअली कहाँ से आती है? ये ऑक्सीजन आती है एयर से. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जिससे कि एनर्जी रिलीज हो रही है और इस सब के लिए जो ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, इसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ये सभी सेल्स के अंदर होती है. अब इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड के थ्रू लंग्स तक पहुंचती है और फिर इसे हम बाहर ब्रीद आउट करते हैं. तो ये जो पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, ये सब ऑर्गेनिजम्स में होता है. इवन जो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स या प्लांट्स जो पानी में रहते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं. सेल्युलर रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस chemical reactions are catalyzed by various types of enzymes. Now what is aerobic respiration? जब ग्लूकोज का केमिकल ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी फॉर्म होते हैं, इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. अब इसका फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. Now let us do an activity to show aerobic respiration by a living organism. Take a respirator, KOH granules, 2 flasks with delivery tubes, bell jar, mouse and a plate. Half fill the 2 flasks with lime water and label them B and D. Label the respirator as A and connect it by means of delivery tube to flask B. Now label the bell jar C and invert it over the mouse and finally connect it to a flask D containing lime water. Ensure that A and D are plugged with rubber cork having 1 hole, while B and C have 2 holes plugged in their cork. The delivery tubes from A to B and C to D must be dipped in lime water. Now seal the mouth of the bell jar kept on a flat plate with Vaseline in order to prevent leakage of air.
Now turn on the respirator tap so that a slow current of air is drawn from A to D. You will observe that the lime water in B remains clear, while the lime water in flask D turns milky, because air passing through B is free of carbon dioxide, since the carbon dioxide of air has been absorbed by the KOH granules in A. So the lime water in B is clear. Since the mouse respires aerobically and gives out carbon dioxide during the process, hence the lime water in D turns milky. Now let us look at what is anaerobic respiration. जब केमिकल प्रोसेस में ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन करता है तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी फॉर्म होते हैं. इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में कम होती है. तो ग्लूकोज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल प्लस एनर्जी. तो ऑर्गेनिजम्स जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो एयर की एब्सेंस में रह सकते हैं और उन्हें एनारोब्स कहते हैं. एग्जाम्पल है यीस्ट, और इसको यूज करते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में, जैसे कि वाइन या फिर बियर. Anaerobic respiration in human takes place when a muscle undergoes extreme contraction due to vigorous exercise. इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन है वो जल्दी यूज हो जाती है तो मसल सेल्स के पास ऑक्सीजन कम रहती है. लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जब मसल सेल्स में होती है ये ज़्यादा देर तक नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड रिलीज होना शुरू होता है. इससे क्या होता है कि सेल्स में पेन और इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है. सो ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल सेल गिव राइज टू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. अ वे टू रिमूव दिस एसिड is to rest for a while and breathe in deeply to get extra oxygen. It helps convert lactic acid into carbon dioxide and water, and the pain slowly subsides. Thus, although the cells in the human body normally undergo aerobic respiration, sometimes they also undergo anaerobic respiration to meet the demand of extra energy. We get relief from cramps after a hot bath or a gentle massage with lukewarm oil because it helps in increasing circulation of blood in the veins, and due to this, supply of oxygen to muscle cells increases, which results in further breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. So here is an activity to show anaerobic respiration using dry yeast granules. Take dry yeast granules, flour, water, flask with stopper and delivery tube, lime water and test tube and sugar. Dissolve 1 tablespoon of sugar to a cup of lukewarm water and add a teaspoon of dry yeast powder to it. Leave it for 5 minutes and then knead the flour, about 250 grams with this water. Take a 500 milliliter of flat bottomed flask, rinse it with hot water to remove all air and put the kneaded flour into it and close the flask with a stopper. Introduce a thin delivery tube in the flask through a hole in the stopper and allow its other end to dip in a test tube containing lime water. Leave the experiment as such for 3 to 4 hours. You will find that the kneaded flour is rising and becoming fluffier. Bubbles of colorless gas are seen in the test tube passing through the lime water, and the lime water turns milky. Here the yeast produced carbon dioxide in the absence of air, thus respiring anaerobically and making the dough lighter and fluffier. The carbon dioxide gas reacts with lime water and turns it milky. Now we come to breathing. As we know, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब ये ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कहाँ से आती है? ब्रीदिंग से. और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है वो बॉडी से बाहर जाती है जब हम ब्रीद आउट करते हैं. तो ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक इसेंशियल हिस्सा है. जब हम एयर को ब्रीद इन करते हैं
उस प्रोसेस को इनहलेशन कहते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं तो उस प्रोसेस को एक्सहलेशन करते हैं। तो जो हर ब्रेथ है उसमें एक इनहलेशन और एक एक्सहलेशन है। जितनी दफ़ा एक इंसान इनहेल और एक्सहेल करता है 1 मिनट में, उसे ब्रीदिंग रेट कहते हैं। जो ब्रीदिंग रेट है वो एज या फिर फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, children usually have a breathing rate of 16 to 25 breaths per minute, whereas adults have a breathing rate of 14 to 18 breaths per minute. However, strenuous activities या जैसे कि brisk walking या running करने के बाद breathing rate increase हो जाता है, क्योंकि तब requirement होती है ज़्यादा ऑक्सीजन inhale करने की, और बॉडी सेल्स की डिमांड से और ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए जल्दी जल्दी आप ब्रीद इन करते हैं, उसी हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड भी जल्दी जल्दी रिलीज करते हैं। नाउ लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी टू कंपेयर द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। टेक 2 बॉइलिंग ट्यूब्स, अ टी ट्यूब सेक्शन, लॉन्ग एंड शॉर्ट डिलीवरी ट्यूब्स, लाइम वाटर, 2 hold corks. Take lime water in both the test tubes. Now arrange the experimental setup as shown in this figure. Cover the opening C with your mouth. Breathe in gently through the mouth and look for a change in color of lime water in tube 1. Now breathe out gently through the mouth and look for a change of color of lime water in tube 2. Now when you breathe out, the lime water in tube 2 turns milky. When you breathe in, fresh air passes through tube 1, causing no change in color of lime water, which shows that inhaled air contains little amount of carbon dioxide. But on breathing out, the exhaled air on passing through lime water turns it milky. It shows exhaled air contains considerable amount of carbon dioxide. On an average, a person breathes in and out up to 13,000 liters of air. Now let us look at the human respiratory system. अब ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बड़े सारे प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि बॉडी बहुत सारा ऑक्सीजन स्टोर करके नहीं रख सकती, तो हमें डे एंड नाइट बार बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो लेट अस लुक फर्स्ट ऑफ ऑल एट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब इसमें सबसे पहले आते हैं आपके नॉस्ट्रल्स एंड नेजल पैसेज। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग बिगिंस इन द नोज। नोज में ये 2 नॉस्ट्रल्स हैं जहाँ से आप एयर को इनहेल करते हैं। नोज के अंदर बड़े फाइन हेयर लाइंस होती हैं। ये क्या करती हैं कि एयर में जितना डस्ट, पॉलन ग्रेन्स या जर्म्स होते हैं वो उनको वहीं पे फिल्टर या ट्रैप कर लेती हैं, तो आपकी एयर जो है काफ़ी फिल्टर होने के बाद अंदर नेजल पैसेज में जाती है। ऑल्सो आपके नॉस्ट्रल्स के अंदर एक म्यूकस की थिन लेयर होती है जो आपकी इस एयर को मॉइस्ट करती है। जो आपके नॉस्ट्रल्स या नेजल कैविटी में जो म्यूकस की लेयर है वो भी जर्म्स को ट्रैप करने में हेल्प करती है। अब वहाँ से एयर जो है आपके माउथ में जाती है। नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। आफ्टर पासिंग थ्रू द नेजल कैविटी द एयर एंटर्स द फेरिंग्स, the region where the nasal cavity and mouth meet at a part of the throat. Pharynx जो है ये कॉमन पैसेज है एयर और फूड दोनों के लिए, लेकिन यहाँ से 2 ट्यूब्स नीचे जा रही हैं। जिस ट्यूब से खाना नीचे जाता है उसको ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं, और जिस ट्यूब से एयर नीचे जाती है उसको ट्रैकिया या विंड पाइप कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है आपके नेक से नीचे चेस्ट कैविटी तक जाता है। जो अपर पार्ट है ट्रैकिया का उसमें लैरिंग्स है जिसको कि हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स से एयर नीचे जाती है ट्रैकिया में। नोज की तरह ट्रैकिया के जो सेल वॉल्स हैं वो भी म्यूकस रिलीज करते हैं। ये एक तो एयर को थोड़ा सा मॉइस्चन कर देते हैं
और दूसरी चीज़, अगर एयर में जो आपके ट्रैकिया में गई है कोई भी फॉरेन पार्टिकल गया है जो इरिटेट करता है, तो आप खांसी या छींक करके उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल कर सकते हैं। अब ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया जो है वो 2 ट्यूब्स में स्प्लिट करती है जिसको कि हम ब्रोंकाई बोलते हैं, सिंगुलर उसका ब्रोंकस है। अब जो ब्रोंकस है वो लंग में जाता है, लंग में जाके ये जो ब्रोंकाई है ये और अलग अलग नैरो ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं जिसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। हर ब्रोंक्यूल के एंड में एक छोटा सा एयर सैक है जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये जो एल्वियोलाई है इसमें बड़े सारे थिन ब्लड कैपिलरीज हैं। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एल्वियोलाई में आती है बाहर जाने के लिए, और जो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाती है बाकी के बॉडी तक सर्कुलेट होने के लिए। एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स के हर लंग में 300 से 400 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स। अब लंग्स हर ह्यूमन बॉडी में 2 स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये चेस्ट कैविटी के अंदर हैं और हार्ट के दोनों तरफ प्लेस्ड हैं। जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 लोब्स हैं और राइट लंग में 3 लोब्स हैं, तो लेफ्ट वाला राइट से थोड़ा सा छोटा है। अब इनको रिब केज से प्रोटेक्शन मिलती है और इनके नीचे एक मस्कुलर शीट है जिसको कि डायफ्राम कहते हैं। नाउ लेट अस लुक एट दी mechanism of breathing. Breathing includes inhalation and exhalation. Inhale करते टाइम डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और रिब केज जो है वो थोड़ा एक्सपैंड करता है। इससे अंदर स्पेस बढ़ जाती है चेस्ट कैविटी की। चेस्ट कैविटी की स्पेस बढ़ने से प्रेशर ड्रॉप होता है। इसकी वजह से एयर जो है वो लंग्स के अंदर आती है और फिल कर देती है पूरी एक्सपैंडेड एरिया में। अब क्या होता है कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो इसका ऑपोजिट होता है। तो एक्सहेलेशन के टाइम में रिब केज श्रिंक करता है, डायफ्राम ऊपर आ जाता है, स्पेस चेस्ट कैविटी की रिड्यूस हो जाती है, तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो है एयर बाहर की तरफ धकेली जाती है। Now the air we inhale contains about 0.04% of carbon dioxide and the air we exhale contains about 4% of carbon dioxide. Sneezing can send tiny particles out of the nose at up to 160 kilometers per hour. Only a third part of the total lung capacity of about 4 to 6 liters for the average human is used during normal activities. But this fraction increases during strenuous activities when the body requires more oxygen. On an average, males have a 20 to 25% larger lung capacity than females. So let's do this activity to show how diaphragm works through breathing. We require a bell jar, 2 small balloons, a large balloon and a Y-shaped tube and a cork. Tie balloons to each side of Y-shaped tube and on the bottom of the bell jar fix a large balloon. Hence 2 small balloons act as lungs and the large balloon acts as the diaphragm. Now fix the Y-shaped tube at the mouth of the bell jar as shown in this figure. Pull the large balloon down and observe the small balloons. Now release the large balloon and allow it to flatten. Repeat the same process 3 to 4 times. You will observe that when the lower balloon is pulled, the small balloons expand. When the lower balloon is released, the small balloons contract. The reason is when the lower balloon is pulled, the space or cavity inside the bottle increases. Meanwhile, air from the open end of the Y tube rushes in to fill the cavity. This expands the small balloons. This situation is similar to the expansion of lungs during inhalation. As the lower balloon is released, the excess air in the cavity rushes out and the small balloons contract. This is similar to the contraction of lungs during exhalation.
Now let us see how other animals breathe. अब हम गाय, भैंस, डियर, कैट या अलग मैमल्स की या स्नेक्स की या कुछ रेप्टाइल्स की बात करें तो वो भी हम इंसानों जैसे लंग्स से ही ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं. लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पास लंग्स नहीं हैं, वो अदर या दूसरे ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट ब्रीदिंग थ्रू एयर होल्स. जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर्स या बीज, इनकी बॉडी के सरफेस में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको स्पेरिकल्स कहते हैं. ये स्पेरिकल्स जो हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट हैं. द स्पेरिकल्स आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स कॉल्ड ट्रैकिया, and these trachea carry air from spiracles directly to the tissues. तो ब्रीदिंग के टाइम में ऑक्सीजन रिच एयर जो है स्पिरिकल्स के थ्रू बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचती है, और इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होती है सेल में, वो ट्रैकिया और ट्रैकिया के थ्रू स्पिरिकल से फिर बाहर एक्सपेल हो जाती है. नाउ लेट अस लुक एट ब्रीदिंग थ्रू मॉइस्ट स्किन. अब कुछ एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म, इनकी जो बाहर की स्किन है ये मॉइस्ट होती है क्योंकि स्किन इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द सरफेस ऑफ स्किन दैट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. सिमिलरली, the carbon dioxide produced in the cells is transported to the skin from where it passes out of the body. An interesting fact about the frogs is that in spite of having lungs like human beings, frogs can also breathe through their moist and slippery skin. They have tiny blood vessels beneath the outer skin layers which assist in breathing. Now we will see breathing through gills. जो पानी में रहने वाले फिश वगैरह हैं उनके स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं गिल्स. नाउ ईच गिल कंसिस्ट ऑफ गिल आर्च which bears a double row of thin walled filaments called gill filaments that are richly supplied with blood capillaries. So the blood in the blood capillaries absorb oxygen from water and give out carbon dioxide by the process of diffusion. However, aquatic animals like whales and dolphins come up to the surface at regular intervals for breathing. Do you know how seeds respire? अब roots और leaves के cells जो हैं उनमें respiration होती है. सिर्फ उन्हीं में नहीं, plants के सभी parts में including seeds उनमें भी respiration होती है. अब जो dry seed है वो dormant stage है living plant की, क्योंकि हर seed के अंदर एक baby plant है. ये जो बेबी प्लांट है वो तभी ग्रो करता है जब सीड उसको सही कंडीशंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि वाटर, एयर एंड वार्मथ ऑफ द सनलाइट. तो जर्मिनेशन जब होती है तब सीड्स में रेस्पिरेशन बड़े हाई रेट पे होता है, और सीड्स जो हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे, उस एनर्जी को यूज करते हैं रूट्स और स्टेम की डेवलपमेंट में. सो लेट अस नाउ लुक एट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में कोई एक अलग से स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है. प्लांट की लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे होल्स, वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद इन करते हैं और ऑक्सीजन को ब्रीद आउट करते हैं. द रूट सेल्स इन प्लांट्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी विच दे गेट फ्रॉम द एयर स्पेसेस अवेलेबल बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. Since the rate of respiration in plants is far lower than in animals, therefore plants do not need much oxygen for respiration. In plants, carbon dioxide, water and energy are released during the process of respiration while oxygen is used. During the night, photosynthesis does not take place due to the absence of solar light. Therefore, respiration takes place during the night only. Since plants use oxygen available between the spaces of soil particles, hence soil must be loosened with the help of trowel near the roots of plants. It creates tiny air spaces around the soil particles. So, plant roots can easily take in oxygen trapped between the soil particles. Now let us look at the key points that we have taken from this chapter.
Respiration is the process in which energy stored in the food is released. The process of the breakdown of glucose with the release of energy using oxygen is called cellular respiration. In aerobic respiration, large amount of energy is released. In anaerobic respiration, much less energy is released. The anaerobic breakdown of sugar into alcohol is known as fermentation. Breathing is a mechanical process in which air rich in oxygen is taken into the body and air rich in carbon dioxide is given out. The process of breathing begins in the nose. Breathing includes inhalation and exhalation. Plants breathe through pores called stomata present on the surface of their leaves. So I hope this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will be easy now.